हेलो एवरीवन। आज पैडागॉजी ऑफ कॉमर्स की क्लास 9th है। हम यूनिट 2 का पार्ट 2 कवर करेंगे आज की क्लास में। टॉपिक्स आज जो हम कवर करेंगे वो होंगे कैश बुक, ट्रेड, एडवर्टीजमेंट, बैलेंस शीट, जीएसटी एंड वैट कैलकुलेशन। कैश बुक होता क्या है? कैश बुक एक बुक है जर्नल में जहाँ पे हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एज दे अकर। जर्नल क्या होता है? जर्नल में हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं हम उसे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। इसमें हम डिफरेंट बुक प्रिपेयर करते हैं जिनको हम सब्सिडी बुक्स कहते हैं। उसमें कैश बुक है, हमारी परचेज बुक, सेल्स बुक्स एक्सेट्रा। और जो कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है हम बस उसी को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो हम अदर सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक को हम टू साइड्स में लिखते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। जब भी हमारा कैश और बैंक में इंक्रीज़ होता है हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं। जब भी हमारा कैश और बैंक बैलेंस में डिक्रीज़ होता है हम उसको क्रेडिट साइड नोट डाउन करते हैं। तो हमें कैश बुक बनाने की क्या ज़रूरत है? कैश बुक से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंटली कैश कितना है। हम कैश कैसे निकालें, कैश इन हैंड कैसे निकालें? हम उसको निकाल सकते हैं टोटल कैश पेमेंट में से टोटल कैश रिसीव। जितना कितना हमने टोटल कैश खर्च किया और हमें कितना टोटल कैश रिसीव हुआ। क्या फीचर्स है कैश बुक के? कैश बुक में हम सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश और चेक जब भी हमें रिसीव होता है हम उसको डेबिट साइड नोट डाउन करते हैं, और जब भी हम कैश और चेक पेमेंट्स करते हैं हम उसको क्रेडिट साइड नोट डाउन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने राम को गुड्स सोल्ड किए कैश में, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। और हमने राम को गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट में, तो हम उसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक हमारा कैश और बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट मीन्स कि जिस ऑर्डर में वो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस करती है हम उसको उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। डेट वाइज और टाइम वाइज हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक बोथ फंक्शन परफॉर्म करती है जर्नल के और लेजर के। जर्नल में हम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे हम कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन फिर हम लेजर में उसको कैश अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ट्रेड ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना गुड्स को, उसी को हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड में हम बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। ट्रेड हेल्प करता है जो भी गुड्स बल्क क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी पे एक जगह प्रोड्यूस किए गए हैं हम उन गुड्स को लोगों तक पहुंचा पाए जहां पर भी वो डिफरेंट लोकेशन पे रहते हैं। ट्रेड टू पार्ट्स में क्लासिफाइड है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम खरीदते और बेचते हैं गुड्स और सर्विसेज को अपनी ही कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में कोई भी गुड्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं अपनी ही जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल का मतलब होता है जब एक ट्रेडर, होलसेलर बहुत बल्क क्वांटिटी में डायरेक्टली परचेज करता है मैन्युफैक्चर से गुड्स, जिसने गुड को प्रोड्यूस किया होता है। रिटेल ट्रेड का मतलब है जब एक रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में डिफरेंट प्रोडक्ट को परचेज करता है होलसेलर से। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को खरीदना और बेचना बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज़। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में कोई भी ट्रेड करते हैं उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड ट्रेपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब हम गुड्स और सर्विसेज दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं, मंगवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूएसए से कुछ भी मंगवा रहे हैं तो हम उसको इंपोर्ट ट्रेड कहेंगे। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है जब हम अपनी गुड एंड सर्विसेज दूसरी कंट्रीज़ को बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया ने यूएसए, चाइना को अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए तो उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एंट्रीपोर्ट ट्रेड का मतलब है जब हम एक कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाते हैं एंड देन फिर हम उसे दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूएसए से कॉटन मंगवा रहे हैं, रॉ कॉटन, एंड देन उस कॉटन के हम क्लोथ्स प्रिपेयर करके मैन्युफैक्चर करके चाइना को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड।
एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट क्या होता है? एडवर्टीज़मेंट का सिंपल अगर हम मीनिंग जाने तो मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करता है जब मार्केटर, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए कि उसके क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में। ये एक इम्पर्सनल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, मतलब कि यहाँ पे जो मार्केटर है जिसने गुड्स को प्रोड्यूस किया है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता है कंज्यूमर के, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताता है। एडवर्टाइजिंग हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये एक पेड फॉर्म होता है। यहाँ पे जो भी मार्केटर्स होता है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो भी बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं, वो अमाउंट पे करती है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। एक इम्पर्सनल फॉर्म है जहाँ पे कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है कंज्यूमर और एडवर्टाइजर्स के बीच में। क्या मेरिट्स है एडवर्टाइजिंग के? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। इंक्रीज सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब भी हम कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज होते हुए देखते हैं टेलीविजन्स के थ्रू, रेडियोज़ के थ्रू, हम उसको ख़रीदते हैं इन फ्यूचर। अगर वो हमारे बेनिफिशियल रहेगा हमें, तो उससे हमारी इंक्रीज़ होती है सेल की, प्रोडक्ट्स की। एजुकेट कंज्यूमर। एडवर्टाइजिंग एजुकेट करता है कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनके प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, तो जिनसे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है कि वो एक प्रोडक्ट के बारे में जान पाए। इन्हांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। एडवर्टाइजिंग कस्टमर को सेटिस्फाई करता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। जब वो एडवर्टाइज़ करता है अपने किसी भी प्रोडक्ट को, तो कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन रहती है कि जो भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ किया गया है उसकी कोई वैल्यू है। अगर कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ हो रहा है तो वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। इन्हांसेस मार्केट रीच। एडवर्टाइजिंग इन्हांस करती है मार्केट रीच। एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस में बनता है और उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना हर एक कोने तक एडवर्टाइजिंग करता है, जिससे कि मार्केट रीच बढ़ती है एक कंपनी की, एक फर्म की। सपोर्ट न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है उसको लॉन्च करने में, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने में। हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। एडवर्टाइजिंग से हम न्यू प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं जिससे सेल इंक्रीज़ होती है किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है। डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इनकरेजेस अननेसेसरी बाइंग। एडवर्टाइजिंग से हम अननेसेसरी बाइंग करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है काफ़ी प्रोडक्ट, स्टिल हम जो भी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज होते हुए देखते हैं हम उसे परचेज़ कर लेते हैं अपने डिफरेंट रीजंस की वजह से। क्रिएट कन्फ्यूजन। आज के टाइम पे डेली बेसिस पे थाउजेंड्स लैक्स ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइज होते हैं, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है चूज़ करने के लिए, जिससे हमें कन्फ्यूजन होती है कि हमें कौन से ब्रांड का किस अमाउंट में अमाउंट में क्या प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। कैन मिसगाइड द चिल्ड्रन। एडवर्टाइजिंग मिसगाइड करता है चिल्ड्रन को। एडवर्टाइजिंग डिफरेंट तरीके की होती है, फास्ट फूड की, टबैको की और हार्मफुल प्रोडक्ट की, जिससे जो आज के टाइम पे चिल्ड्रन उन एडवर्टाइज प्रोडक्ट को देखते हैं और वो मिसगाइड भी होते हैं। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दिखाए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी सही हो। इंक्रीज़ द प्रोडक्ट कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग इंक्रीज़ करता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को, क्योंकि जब मार्केटर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करवाता है तो वो एक अमाउंट पे करता है कि उसकी जो एडवर्टाइज है वो लोगों तक पहुंच पाए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जिससे उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो फिर वो अमाउंट वो कहाँ से लेता है, वो प्रोडक्ट में ऐड कर देता है उस कॉस्ट को। क्रिएट ब्रांड मोनोपोली। एडवर्टाइजिंग जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ईज़िली करवा पाती है, उसके पास बजट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज जितने ज़्यादा एडवर्टाइज होते हैं लोग उनको उतना ज़्यादा परचेज़ करते हैं, जिससे जो बड़ी फर्म है वो अपनी ब्रांड की मोनोपोली बना पाती है, अपने मार्केट में कब्ज़ा रख पाती है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि हमें एसेट एंड लाइबिलिटीज़ बताता है किसी भी फर्म और इंस्टीट्यूशन की एक पर्टिकुलर डेट पे। एसेट क्या होते हैं? एसेट वो सारे
अब कैश बैंक बैलेंसेस होते हैं या फिर फिक्स एसेट होते हैं जिनको एक कंपनी फ्यूचर में जाके कैश में कन्वर्ट कर सकती है। और लाइबिलिटीज़ वो सारी ऑब्लिगेशंस होती है जो कंपनी को फुलफ़िल करनी पड़ती है इन फ्यूचर में। वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। अमाउंट जो उसने लोन के थ्रू लिया है, क्रेडिटर से लिया है, बैंक इंस्टीट्यूशन से लिया है, वो उसकी ऑब्लिगेशन है, वो अमाउंट उसे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट हमें एट द एंड ऑफ ए पीरियड एक पर्टिकुलर डेट पे हमें ये बताती है कि एक एसेट के पास कितना कन्वर्टेबल कैश है या कितना अवेलेबल कैश है और कितनी उसको क्लेम पे करना पड़ेगा। बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पे कि एक फर्म कहाँ स्टैंड करती है। हम अकाउंटिंग में डिफरेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ये जान पाते हैं कि एक कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितने उसके एसेट है, कितने उसके क्रेडिटर्स हैं। और हम फिर बैलेंस शीट में हम वो बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करके ये पता करवा पाते हैं कि एक कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, उसके पास कितने एसेट है और कितनी लाइबिलिटीज़ है और कितने कैपिटल अकाउंट है, कितना अमाउंट ओनर ने एक बिज़नेस में लगाया हुआ है। बैलेंस शीट हमें ये बताता है कितने एक एसेट कंपनी के ओन कर रखा है कंपनी ने। करंट एसेट हो सकते हैं हमारे, नॉन करंट एसेट हो सकते हैं। करंट एसेट वो एसेट जिनको हम विद इन 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे कि हमारे डेटर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए। और नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम 12 मंथ्स के बाद फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट करवा पाए। हम बेसिकली इनको कैश में नहीं कन्वर्ट करवाते हैं, पर हाँ हम इन फ्यूचर में करवा सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट हो गए, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं। हमारे लाइबिलिटीज़ वो सारे क्लेम्स होते हैं जो एक कंपनी को पे करनी पड़ती है, जैसे हमारी अगर हमें विद इन 1 ईयर हमें पे करना पड़ेगा तो हमारी वो करंट लाइबिलिटी होती है। जो भी अमाउंट एक कंपनी को पे करना पड़ेगा, जैसे क्रेडिटर्स को अगर उसे कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अमाउंट जो उसे 12 मंथ्स के बाद पे करना पड़ता है वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। जीएसटी एंड वैट कैलकुलेशन। जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स एंड वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। गुड एंड सर्विसेज टैक्स वो टैक्स होते हैं जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई गुड्स को परचेज़ करते हैं उसमें जीएसटी अमाउंट भी हम इंक्लूडेड होता है जो हम उसको पे करते हैं। तो एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, सिर्फ एक टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है। जब भी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है ये एक ही टाइम चार्ज किया जाता है। जैसे अगर आप कभी भी टीवी बाय कर रहे हो या फ़ोन बाय कर रहे हो तो जो टोटल अमाउंट है उसमें जीएसटी भी हमेशा इंक्लूडेड होगा। वैट क्या होता है? वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि हर एक स्टेज पे ऐड ऑन होता है। प्रोडक्शन की स्टेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज पे। जैसे अगर एक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर है, ये हर एक स्टेप पे जब मैन्युफैक्चर जब उसने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, जब वो टैक्स वैट को ऐड ऑन करता है, फिर जब वो प्रोडक्ट को बेचता है होलसेलर को, फिर होलसेलर वैट को ऐड ऑन करता है, फिर जब वो रिटेलर को प्रोडक्ट को बेचता है, फिर वो जब दोबारा वैट ऐड ऑन करता है। तो वैट का ही मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, हर एक स्टेज पे लगाया जाता है। कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं जीएसटी की? जीएसटी की हम कैलकुलेशन करते हैं प्राइस इनटू जीएसटी रेट। तो हम प्राइस कैसे हम निकाल पाते हैं? टोटल प्राइस हम निकाल पाएंगे जो भी ओरिजिनल प्राइस होगा एक प्रोडक्ट का, और हम उसमें जीएसटी का अमाउंट लगा देते हैं टोटल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा 1000 का भी अगर कोई फ़ोन है, सॉर्ट ऑफ 1000 या 10,000 का अगर हमारे पास ओरिजिनल प्राइस एक फ़ोन का, हम उसमें जीएसटी अमाउंट को ऐड करेंगे जिससे हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ वैट। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, हम कॉस्ट प्राइस इनटू में वैट रेट लगाते हैं। कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल प्राइस फार्मूला निकालने का फार्मूला है हमारा सेलिंग प्राइस। जो प्राइस जिस प्राइस पे हम बेचेंगे गुड्स को अपने कस्टमर्स को, वो हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। एक प्रोडक्ट के बनने की क्या कॉस्ट है, हम उसमें वैट के अमाउंट को ऐड ऑन करते हैं जिससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है। थैंक यू।